नहीं होते हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओल्ड एज होम जैसी जगहें ही हमारे समाज की इन काली तस्वीरों को बयां करती है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बच्चा हो या बुजुर्ग, हमारे देश में सभी के लिए कानून है जिन्हें हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ही एक बिल है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन बिल, जिसके तहत कानून बुजुर्गों को उनके बच्चों या अगर संतान ना हो तो संबंधियों से 10,000 रुपए मासिक राशि की आज़ादी देता है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत बुजुर्गों को और भी कई तरह के फायदे दिए गए हैं जिन पर आज की इस चर्चा में हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हमारा दूसरा अहम मुद्दा है वसीयत का, जिसकी जिम्मेदारी हेड ऑफ द फैमिली यानी कि हमारे बड़ों पर होती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है वसीयत को तैयार करना, वसीयत तैयार करते समय किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सुजय कातावाला जो कि वरिष्ठ वकील हैं, साथ ही हमारे साथ अब मौजूद हैं फाइनेंशियल प्लानर कपिल मित्तल और उदय वावेकर जो कि एक वकील हैं, हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे। तो चलिए इन सबका स्वागत करते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सुजय, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आपने एक तरह से कवायद की है जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन की दशा हमारे देश में होती जा रही है, जिस तरह से बुढ़ापे में जो है बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में रहना जो है वो मजबूर हो जाते हैं, उनको जो रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है, जो आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, बच्चे नहीं दे पाते। आपने काफ़ी मुखर होकर इस मुद्दे पर अपने केस भी लड़े हैं, आपने लिखा भी है, कुछ बताइए अपने अनुभव के बारे में। मैं आपके दर्शकों के लिए थैंक यू कविता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके दर्शकों के लिए मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़े ही समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक केस सुना था जिसमें मेरा क्लाइंट 94 इयर्स का था। भगवान की दया से वो बराबर सोच सकता था, बोल सकता था, सुन सकता था, और उसकी 55 साल की बेटी थी। उसकी 4 बेटियां थी, उसमें से जो एक बेटी थी उसके साथ रहती थी। ये बहाने से कि मेरा डिवोर्स हो चुका है अब्रॉड में, मेरे पास घर नहीं है, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम रहने दीजिए। रहते रहते तो फ्लैट पे कब्जा कर लिया उसने, और इतना टॉर्चर किया उसके फादर को कि बेचारा बूढ़ा आदमी रोता था। तब मेरे से कांटेक्ट हुआ, और ट्रिब्यूनल, एक सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट है, आपने जो बिल बोला वो एक्ट है, उसमें हर तरह की प्रावधान है सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए, लेकिन आपको ट्रिब्यूनल को अप्रोच करना पड़ता है। और बॉम्बे में अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स है आपके जुरिस्डिक्शन में, वहां आप अप्रोच कर सकते हो। फास्ट ट्रैक रहता है, उसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है प्लीडिंग्स का। आप जैसे भी कंप्लेंट लिखो वो इमीडिएटली हियरिंग देता है। आज एट दिस मोमेंट जैसे ये डिबेट हो रहा है, 3 ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, और वो अप्रोच कर चुके हैं, उनके हियरिंग्स फास्ट ट्रैक हो चुके हैं। कई केसेस में किसी की डॉटर इन लॉ ने किसको घर के बाहर निकाल दिया, किसी के बच्चों ने घर के बाहर निकाल दिया, ये अवस्था है आज। हालांकि टाइटल जो फ्लैट का था वो सीनियर सिटीजन के नाम का था, लेकिन घर में रहने को दिया, इसलिए बोलते हैं नहीं अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड है, हम नहीं जाएंगे आपके घर में से, आप चले जाओ आपके खुद के घर में से। तो ये प्रॉब्लम है, हमारी जो संस्कृति थी वो अपसाइड डाउन हो चुकी है आज, और पैसा, हर चीज में पैसा बोलता है, वही एक प्रॉब्लम हो चुका है। तो उसके वजह से ये जो श्वेता शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहां ट्रिब्यूनल का ऑर्डर श्वेता शेट्टी ने हाईकोर्ट पे चैलेंज किया, जजेस ने पूरा सुना, बहुत रेजिस्ट किया उनके वकीलों ने, लेकिन जजेस ने कहा हमारी डिवीजन बेंच ने कि फ्लैट इनका है। जजेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनसे बात की मेरे क्लाइंट से, क्या वाकई में आपकी लड़की से इतना परेशान हो? उसने कहा हाँ सर, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इसको घर के बाहर निकालिए। और जजेस ने कहा 6 बजे के पहले तुम घर छोड़ दोगी। तो ये ऐसी अवस्था है, और उसके वजह से ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का ये टॉपिक, आज का ये विषय आपने जो उठाया है, वो हजारों लाखों सीनियर सिटीजन्स को मदद करेगा कविता, और इसके ऊपर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। नहीं, मुझे एक्ट के बारे में ही आपसे जानना है, क्योंकि किस तरह की हितों की सुरक्षा की जा रही है वरिष्ठ नागरिकों की इस एक्ट के तहत, मुझे बताएं। और दूसरा
जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनसे क्या चूक हुई है? सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर में रहने देना एक चूक हो सकती है क्या? उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया? इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं जिसके चलते हम आज वसीयत की जो अहमियत है उस पर बात करेंगे। लेकिन एक्ट के तहत सुजय मुझे समझाए किस किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा करने की बात कही गई है। एक्ट में क्लियर प्रावधान है कि सीनियर सिटीजन की डिग्निटी और सीनियर सिटीजन को मेंटेन, अपने आप को मेंटेन और सेल्फ रिस्पेक्ट रखना वो अनिवार्य है, वो मेन फोकस है। उसमें हर जो उसका बच्चा है उसका दायित्व बनता है, ही और शी इज ओब्लाइज कि सीनियर सिटीजन को मेंटेन करे और सीनियर सिटीजन की कोई भी प्रॉपर्टी हड़पा नहीं सकता। हालांकि मेरे पास जो केसेस है उसमें टाइटल, जैसे मैंने कहा, शेयर सर्टिफिकेट सीनियर सिटीजन के नाम का है और उसने अपने बच्चों को अलाउ किया है, या तो डॉटर इन लॉ को या ग्रैंड चिल्ड्रन को। अब सीनियर सिटीजन के लाइफ टाइम में आपके ABCD ऑब्लिगेशंस है एक्ट में। एक्ट बड़ा छोटा है, एक्सेसिबल है उसका PDF गूगल पर। आप सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप सीनियर सिटीजन को उनके घर में से निकालने की चेष्टा कर रहे हो, तो सीनियर सिटीजन जाएगा कहां? इसके लिए सीनियर सिटीजन की मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलफेयर सर्वोपरि है और उसको मेंटेन करना, उसको सेल्फ रिस्पेक्टिंग लाइफ देना टिल डेथ, वो ऑब्लिगेशन है हर चाइल्ड का इसमें। तो सीनियर सिटीजन एक्ट बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है और पार्लियामेंट में जब ये टेबल हुआ, पार्लियामेंट में जब डिस्कशंस हुए और उसका प्रियम्बल है, कहा कि ये हालात पूरे देश में नोटिस हो रहा है, इसीलिए पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन करके ये एक्ट का प्रोमलगेट किया इसको और प्रेसिडेंट ने तुरंत इसको साइन दे दी। तो ये सिचुएशन सोशल हमारी सोसाइटी में दिख रहा है, इसके वजह से ये एक्ट आया है। पहले कहां था ऐसा एक्ट? हमारी संस्कृति के हिसाब से ये कोई अमेरिका का कल्चर नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में कभी सोच नहीं सकते थे कि ये दिन आएंगे, उसके वजह से ये एक्ट आया है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उदय वावेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक वकील है। उदय, आपसे समझना चाहेंगे, इस एक्ट के तहत अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो अपने किसी रिश्तेदार से या अपने बच्चों से, तो ट्रिब्यूनल के पास कैसे जाया जाए? क्या इसकी औपचारिक पूरी तरीका क्या है इसका? जैसा अभी इन्होंने जो कहा बहुत ही सही कहा, क्योंकि क्या होता है आजकल तो ऐसे जमाने में हो रहा है, कहते हैं बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। हम इतने बच्चों के लिए सीनियर सिटीजन करते हैं, बिना कोई सोच के उनको सारा प्रॉपर्टी दे देते हैं, गिफ्ट डीड कर देते हैं प्यार से, विश्वास से, और उसके बाद पता चलता है उनको ही बाहर निकाल दिया, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे। तो ये सब जो हो रहा है, और इतना उनकी मतलब ऐसे हो जाता है कि सब करा के अपने बच्चों के लिए फिर उनके लिए कुछ नहीं बचता। ऑन द कंट्री ऐसे हो जाता है कि एक हाईकोर्ट ने सो मोटो केस ली थी इस लेडी की, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस केस का, जिसके ऊपर जजमेंट भी है, आगाशे की केस है, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने बच्चों को पूरा घर घर में काम करके पढ़ाया, उनके हस्बैंड चल बसे थे और उसको सीए किया, उसके बाद उसकी शादी हुई, अपना फ्लैट उसको दे दिया और उनको ही घर से निकाल दिया, वो मंदिर में जाके बैठी थी। तो तभी हाईकोर्ट के जस्टिस ने सो मोटो वहां मंदिर में गए, देखा और अपना सो मोटो पिटीशन लगाया था और उनको फिर पूरी उसकी वृद्धाश्रम का खर्चा, पूरा रहन सहन, पूरा मेंटेनेंस दिया था। मगर एक ये अलग बात है, अभी नया जो एक्ट आ गया है, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स, ये बहुत ही अच्छा एक्ट है। इस एक्ट के अंदर यू कैन इवन, आपने अगर गिफ्ट डीड भी कर दिया प्यार से बेटे के नाम से, और बेटा अगर आपको नहीं संभालता है, तो वो गिफ्ट डीड कैंसिल करने की पावर भी हाईकोर्ट के पास है और वो वापस रिवर्ट बैक हो जाता है अपने पेरेंट्स के नाम पे, जिससे बच्चे लोग भी डरे रहेंगे कि जो ऐसे सोचते हैं कि मेरे नाम पे ट्रांसफर करे और इनको वृद्धाश्रम में रखे। मेरे पास काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल है, प्यार से ट्रांसफर कर दिया और फिर उनको ही बाहर होना पड़ा। तो आई थिंक दिस इज अ बून, एब्सोल्युटली बून फॉर ओल्ड सीनियर सिटीजन एंड ओल्ड। अभी इसमें प्रोसीजर क्या है, आप किसी अच्छे वकील के पास जाइए या एक्टिविस्ट से भी वकील इसमें ज्यादा काम कर सकता है आपका। इसका कारण ये है कि वो बराबर प्रोसीजर फॉलो अप करके हाईकोर्ट में पिटीशन डाल सकता है और वो पिटीशन डालने के बाद उसके ऊपर ऑर्डर भी काफी स्पीडी हो सकती है।
तो ये एक अच्छा मतलब बून आया है, ये नया एक्ट जो है सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन से, कि जिसमें उनको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, उनको अपना रिवर्ट भी बैक, अगर गिफ्ट डीड और प्रॉपर्टी तो हो सकता है, और वापस उनकी आमदनी जो चल रही थी वो हो सकती है, और उनको संभालने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। अगर बेटा नहीं भी देना चाहता है, वो किधर काम करता है, तो उसके सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होकर वहां जा सकता है। तो यहाँ तक उसमें पावर्स है, काफी अच्छी पावर है। थोड़ा समय लग जाएगा, शायद कोर्ट है आखिर, मगर मिलता जरूर है। और बहुत ही मतलब हाई कोर्ट भी बहुत सेंसिटिव है इसके अंदर, इवन सिविल कोर्ट्स आर आल्सो सेंसिटिव डिपेंडिंग ऑन द जुरिडिक्शन, इसका जो है उसके ऊपर है, मामला कितने अमाउंट का है उसके ऊपर जुरिडिक्शन आ जाएगा। तो आप सिटी सिविल में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और बिल्कुल इस एक्ट के तहत आप जा सकते हैं। सुजय, मुझे ये बताएं कि उन माता पिता पर भी क्या ये एक्ट उनकी सहायता करता है जिनके बच्चे विलायत में हैं और शायद अपने माता पिता को नहीं देखते हैं, उनके लिए महीने का खर्च भी नहीं भेजते हैं, और शायद पढ़ने गए बाहर और फिर वहीं पर बस गए और माता पिता को भूल गए? थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपने मुझे पूछा है, क्योंकि जुरिडिक्शन के हिसाब से वो तो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लगा सकते हैं आप उनके, मगर वो वहां पे है, तो अगर वो वहाँ के सिटीजन है तो फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर लेके उस ऑर्डर को कॉन्सुलेट में भेजना पड़ेगा, कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या उनको इधर बुलाने की कोशिश कर सकते हैं आप, उसमें प्रेशर आ सकता है। फिर ये थोड़ा सा आप कहते हैं बिल्कुल सही है, मगर मामला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए कि आपको उस कॉन्सुलेट जनरल के पास जाना पड़ेगा, पहले तो डिक्री लेनी पड़ेगी एक्स पार्टी, उनके ऊपर आप फाइल करो, उनको सर्विस करो, वो नहीं आएंगे यहाँ पे, और तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके मतलब यू विल गेट एन एक्स पार्टी ऑर्डर, आपको मिल जाएगा। वो ऑर्डर मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, तो वो करने के लिए फिर आप हाईकोर्ट को एक तो आप अपील लगा, ये लेटर लगा के उनको एब्सकॉन्डिंग घोषित करना पड़ेगा कि भाई यहाँ नहीं, वो अवेलेबल नहीं, फॉरेन में चले गए। फिर उस कॉन्सुलेट के जरिए, अगर अपना टीटी है इंडियन कंट्री का, तो उस कॉन्सुलेट के जरिए आप उनको लिख सकते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल तरीका मैंने एक केस में कंज्यूमर में किया था, कि जहाँ पे बेटे का साइन फादर ने किया था, पावर ऑफ अटर्नी कोर्ट में किया था, वो फॉरेन कंट्री में था। जब उसको हमने कॉन्सुलेट को लिख दिया कि ये सीरियस मामला है, फ्रॉड किया गया है, तो इसका तहकीकात करो, तो बेटे ने तुरंत बोला मेरा ग्रीन कार्ड वीसा कैंसिल हो जाएगा, अब वो केस वापस ले लो। गलत केस डाला था। तो ये जो है कि पावरफुल मीडिया है, अगर आप कॉन्सुलेट के पास गए और सही वकील की राय ली, और प्रेशर बिल्कुल जम सकता है। और वहाँ अगर जैसे अभी यूएस है, वो लंदन है, ईस्ट कंट्रीज, लंदन तो डिफिकल्ट, बट यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, तो ऐसे सब कंट्री के साथ हमारे जो टाइप है, ऐसे कंट्रीज के साथ आप जरूर लिख सकते हैं कॉन्सुलेट को, कोर्ट को भी बता सकते हैं कि भाई कॉन्सुलेट को आप डायरेक्शन दे देवे, कोर्ट को तो नहीं दरवाजा डायरेक्शन खटखटा सकते हैं सुजय, लेकिन यहाँ पर अभी भी मातापच्ची बहुत करनी पड़ेगी, अपने हक के लिए इतनी लड़ाई। सुजय है कि माइंडसेट जो है ना, हमारा एक माइंडसेट है कि बच्चे मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मेरे क्लाइंट्स के जो एक्सपीरियंसेस, बच्चे कहते हैं कि क्या कोर्ट जाओगे, अपने बच्चों को आप कोर्ट घसीट कर ले जाओगे, क्या आप कोर्ट जाओगे? तो वो ऐसे भ्रम में रहते हैं कि पापा मम्मी जो है वो कोई कोर्ट या कोई ऐसी अथॉरिटी के पास हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन उनके खून के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? तो उसके वजह से अब ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट में जो ट्रिब्यूनल पे आप जा सकते हो, वो एक सिंगल मैन ट्रिब्यूनल रहता है हर एरिया में, उस पर डेजिग्नेटेड है, और कोई फॉर्म नहीं है, कोई प्लीडिंग्स का नहीं रहता है, आपके हिसाब से आप कंप्लेंट लिख सकते हो, कोई एविडेंस जैसे कोर्ट में लेते हैं वैसी जरूरत नहीं है, फास्ट ट्रैक है, 1 या 2 हियरिंग में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रही है और तुरंत जजमेंट देती है। अच्छा, इंटरिम भी मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है, तो इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है। और बेस्ट ये बात है, हालांकि मैं वकील हूँ, उदय जी मेरे दोस्त है, वो भी वकील है, लेकिन यहाँ एडवोकेट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ पार्टीज अपीयर हो सकती है ट्रिब्यूनल के पास। हाँ, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जा सकता है तो सीनियर सिटीजन अपील में जा सकता है, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन के फेवर में जावे
तो बच्चों को कोई राइट नहीं अपील का। बच्चे सिर्फ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे बच्चों को हाई कोर्ट जाना ही चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट से जो फटकार मिलती है और हाई कोर्ट का आदेश जैसे पुलिस इंप्लीमेंट करता है उनको एविट करने के लिए, वो सराहनीय है। जितने भी केसेस मैंने देखे, इमीडिएट एक्शन होता है जब हाई कोर्ट की लाठी पड़ती है। तो ये एक्ट है और इसमें इतना सिंपल एक्ट है, इतना प्रोसीजर सिंपल है कि ये एक्ट सबसे ज्यादा इसका पब्लिसिटी देना जरूरी है, ऐसे ही डिबेट्स के माध्यम द्वारा बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक तो हमने बात की है यहाँ पर मेंटल वेलफेयर बिल की, जो खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ आप बुजुर्ग हो या आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अपने लिए विल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि कम से कम इस तरह की आर्थिक कठिनाइयाँ जो हैं वो आपको आगे चलकर नहीं आए या आपके बाद आपके अपनों को नहीं आए। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। बारीकियाँ और ज़रूरत क्या होती है, मुझे बताएं एक वसीयत बनाने की। देखिए कविता जी, आपका जो टॉपिक है, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की लगभग 10% जनसंख्या 60+ एज में आती है, यानी कि सीनियर सिटीजन कहलाती है, जिसका अनुमान है कि 2050 तक ये जो आंकड़ा 10% का है, ये 20% तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस एक्ट की या फिर विल प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विल प्लानिंग जो आपने बताया, जो विल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, दो तरीके से। एक तो ये कि जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तो उनकी जो भी उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी करी है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या शेयर्स हो या उनकी और इन्वेस्टमेंट हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो उसको कैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर करें जिससे कि उनके बाद उन्हें उसमें समस्या ना आए। साथ ही साथ उन्हें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब वो सारी अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों को शिफ्ट कर देंगे, अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे, तो उनको जो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो उनके मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो बाकी खर्चे हैं, उनको वो कैसे बियर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सीनियर सिटीजन के लिए कि वो ये ध्यान रखे कि जब भी वो अपनी जमा पूंजी को अपने बच्चों के बीच में डिवाइड करेंगे तो उन्हें हर चीज का ध्यान रखना है कि उनपे जो खर्चे हैं वो कैसे उठाए जाएंगे, जो ट्रांसफर करना है वो किस लेवल तक करना है, उसमें क्या क्या कंडीशन डालनी है। टैक्स एक मेजर रोल यहाँ प्ले होता है, बट हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप अपनी असेट्स अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को गिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप इनहेरिटेंस में दे रहे हैं, तो वहां पे कोई टैक्स नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन उस असेट से होने वाली इनकम जरूर टैक्स होती है। लेकिन एक जो बड़ा रिलैक्सेशन है जो बहुत डेवलप्ड कंट्री में आपको मिलेगा कि वहाँ गिफ्ट टैक्स या फिर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो असेट्स हैं उनकी नेचर अगर आप देखेंगे तो जैसे बैंक अकाउंट है, एफडी है, शेयर्स, ये सब वर्चुअल फॉर्म में होते हैं। आपके पास शेयर्स जो है आजकल डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो आपको अपनी एसेट्स को कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है कि कौन सा आपका एसेट जो डिजिटल फॉर्म में है, कौन से एसेट्स आपके जैसे कि ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गया, आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, और कौन से ऐसे एसेट्स हैं लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपके पास इस फॉर्म में है जिसको आप उठा के किसी को नहीं दे सकते हैं, बट आपको समवेयर उसका डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे असेट्स के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ता है कि किस टाइप की असेट को आपको किस तरह से ट्रांसफर करना है। जैसे कि अगर हम बात करें बैंक अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आप देखते होंगे जब भी आप फॉर्म भरते हैं, आप उसका पंजीकरण कराते हैं, तो वहां पे एक कॉलम आता है नॉमिनेशन का, जिसमें वो पूछते हैं आपसे कि आप अगर नहीं है या आप अवेलेबल नहीं है या आपके बाद इस अकाउंट को कौन देखेगा। तो वहाँ एक नॉमिनेशन की फैसिलिटी आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से भरें कि आप किसको उस अकाउंट का या उस एफडी का या फिर उन शेयर्स का नॉमिनी बनाना चाहते हैं। बट नॉमिनी इटसेल्फ एक पावर नहीं देता है, तो नॉमिनी के साथ साथ आपको विल करना बहुत जरूरी है कि आप नॉमिनी उनको बनाएं प्लस उनके फेवर में विल भी कर दें, जिससे कि आपके बाद वो असेट उनको ट्रांसफर हो सके और जिसको आप देना चाहते हैं उसी को मिले। वहीं जब हम बात करते हैं गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड आपके पास है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि नॉमिनी का सही चुनाव भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। आपके लिए सही नॉमिनी कौन है, इसका फैसला आप कैसे लेंगे?
देखिए क्या होता है नॉमिनी में एक अच्छी फैसिलिटी क्या है कि आप नॉमिनी को कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नॉमिनी आपने आज डाल दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हर जगह पर ये आपको सुविधा दी जाती है कि आप नॉमिनी जब आप चाहें चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आप अपनी शेयर्स को या अपने बैंक अकाउंट्स को या अपने म्यूचुअल फंड को अपने किसी बच्चे को देना चाहते हैं, तो वहां पर उसे नॉमिनी बनाएं। प्लस नॉमिनी के साथ साथ, क्योंकि नॉमिनी सिर्फ एक राइट है जिसमें कि आपको बैंक को सिर्फ आप ये बता रहे हैं या म्यूचुअल फंड अथॉरिटीज को आप ये बता रहे हैं कि आपके बाद इसको कौन देखेंगे, बट वहां पे लीगल राइट क्रिएट नहीं होता है कि अगर आपको उन्हें ट्रांसफर करनी है तो कैसे होगा। तो वहां पे जरूरी है कि नॉमिनेशन के साथ साथ आप विल या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर दें कि हमारे बाद ये नॉमिनी है और इन्हीं को ये चीजें जाएंगी। तो वो बहुत जरूरी है। लेकिन नॉमिनेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। नॉमिनी लास्ट में जब आप विल कर रहे हैं, जब ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको देना चाह रहे हैं। और लेटर ऑन भी अगर आपको लगता है कि बाद में कि ये जो हमने जिसको भी नॉमिनी बनाया है हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं या विल चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने देखा है जो अपना सिटीजनशिप एक्ट 2007 में आया था, इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप विल के अंदर क्लॉज भी डाल सकते हैं कि आप जिसको ये शेयर्स या फिर ये असेट्स अपनी ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपकी डे टू डे जरूरतों को पूरा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपकी मेडिकल इश्यूज का ध्यान रखेंगे। अगर वो नहीं रखते हैं तो ये सारी एसेट्स ये सब चीजें आपके पास वापस आ जाएंगी, जो कि सुजय जी ने और उदय जी ने बताया कि आप ट्रिब्यूनल्स के थ्रू, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स के थ्रू इनको रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक सीनियर सिटीजन को ध्यान रखनी जरूरी है जब भी वो अपना बिल वगैरह ड्रॉ करेंगे। आपको असेट का कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि असेट का कैटेगराइजेशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा कि किसके लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेहतर है। उदय, आप समझना चाहूंगी आपसे कि अब विल को चैलेंज क्या किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किन सूरतों में किया जा सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। सबसे फेमस केस थी बिरला जी की। आप जानते हैं कि लोढ़ा जी को मिसेस प्रियंवदा बिरला ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और बिरला फैमिली को काफी कष्ट हो गया था उसके अंदर। तो उसकी जो इतने सारे वकील लगाने के बाद, सब सुप्रीम कोर्ट के तक जाने के बाद जो फैसला आया, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका विल जो था प्रियंवदा बिरला जी का, वो रजिस्टर्ड विल था। लोग विल बनाते हैं, विल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, मगर रजिस्टर करेंगे तो वो परफेक्ट विल हो जाता है, क्योंकि इट्स अ वैलिड पब्लिक डॉक्यूमेंट। और एक बार रजिस्टर्ड विल किया तो उसके सब्सिक्वेंट विल भी अगर होंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो उससे वो आपका रजिस्टर्ड विल आपको बहुत सेफगार्ड कर सकेगा आगे। स्पेशली कोई फोर्ज विल बनाए या कुछ भी जबरदस्ती सिग्नेचर उसके बाद ले ले, वो विल रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड विल को ज्यादा रिकॉग्नाइज और तवज्जो कोर्ट में दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज अ मस्ट। दूसरी बात यह है कि लोग विल करना अवॉइड करते हैं, ये सोच के भाई मेरे बाद, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बम्बई है, कैलकाटा है, मद्रास है, तो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में विल को प्रोबेट करना पड़ता है, और प्रोबेट का खर्चा आज गवर्नमेंट का 75,000 रुपीज कॉस्ट है। फिर उसके ऊपर वकील की कॉस्ट, बाकी की सारी कॉस्ट मिला के 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है। तो बुजुर्ग सोचते हैं कि विल करके मैं फिर हमारे बच्चों को क्यों मेरे इसमें प्रॉब्लम में डालूं, मगर वो प्रॉब्लम नहीं, वो करना जरूरी है। अगर विल नहीं है तो जैसा आपको अभी भी बताया, गिफ्ट डीड भी एक अच्छा ऑप्शन अभी है जो आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन एक्ट आने के बाद पहले डर था कि गिफ्ट डीड कर दिया तो मेरे हाथ में क्या रहेगा, विल तो मरने के बाद एग्जीक्यूट होगी, बट ये गिफ्ट डीड कर दिया तो अभी कर दूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा 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 क्या होगा, ये एक डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है। अभी इस एक्ट आने के बाद वो काफी कवर हो गया है। तो आप गिफ्ट डीड में आपको इतना मतलब अच्छा रिबेट मिल सकता है, और गिफ्ट डीड ज्यादा कन्वीनियंट भी हो सकता है आपके लिए। मगर गिफ्ट डीड की एक लिमिटेशन है, आप एक के नाम पे कर सकते हो और विल की लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैंने बैरिस्टर आई मीन सीनियर जस्टिस, चीफ जस्टिस छगला जी का विल देखा था, उस विल में उन्होंने लिख के दिया था कि अगर ये मेरा बेटा हयात रहेगा तो उसको मिलेगा, उसके बाद उसकी मिसेस को चला जाएगा, उसके बाद उसकी डॉटर को चला जाएगा। ऐसे 3 ऑप्शंस रखे थे हर विल में, इंक्लूडिंग उनकी जो रिंग पहनते थे उसको भी 3 ऑप्शन उन्होंने दिए थे। तो विल में आप इतने डिटेल तक जा सकते हो, स्पेसिफिक विल बना सकते हो। जैसे उन्होंने बहुत फिट से कहा मेरे कलीग ने अभी कि आप आपके एसेट सेग्रीगेट करके उस हिसाब से उसका विल बनाएंगे। बट विल बनाना बहुत जरूरी है,
विल को रजिस्ट्रेशन करना उससे भी जरूरी है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो जो भी विटनेसेस रहेंगे जरा जवान विटनेसेस लो, क्योंकि शायद ऐसा नहीं हो कि विटनेस भी नहीं रहे और आप भी नहीं रहे और फिर उसकी तकलीफ हो जाए। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है विल के लिए। बिल्कुल, तो वसीयत जो आपको देती है आर्थिक सुरक्षा और आपके बाद किस तरह से आपके एसेट्स को और आपकी जायदाद का बंटवारा होना चाहिए एक सही तरीके से, इसका आपको रास्ता दिखाती है। और सीनियर सिटीजन एक्ट जिसकी हमने बात की है वो बड़े बुजुर्गों के हितों की सुरक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। Absolutely, and you know about the stock market, there is one golden rule that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change. कैश तो मुझे याद नहीं कि मैंने एटीएम से लास्ट टाइम कभी निकाला था। अगर कोई 10 रुपए की चाय भी हमारे गांव में लेते हैं तो वहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बैंक का कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं तो उतना टाइम बच रहा है। सब कुछ डिजिटल गया है, घर पे बैठ के भी लोगों को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्रॉम टैक्सी ड्राइवर टू एवरीबडी यूपीआई बेस्ड एनेबलमेंट पेमेंट से पे करते हैं। दैट्स अ बिग चेंज। चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी, ऑर्डर बुक की जानकारी हो या कर्ज के हालात, प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके निवेश को देंगे नई दिशा। सुनिए और समझिए खुद कंपनी के मैनेजमेंट से आपके काम की हर बात। कॉर्पोरेट कनेक्शन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग बनाने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड